इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। दोस्तों, बीजेपी के बुरे दिनों की शुरुआत शायद हो चुकी है। दो खबरें आपको बताने जा रहा हूं जो गोदी मीडिया से नदारद हैं। इन खबरों से आपको मेरी बात का पूरा सबूत मिल जाएगा, पुख्ता हो जाएगा वो सबूत के बीजेपी के बुरे दिन आ चुके हैं। हो सकता है मैं थोड़ा अग्रेशन में बोलूं, क्योंकि गोदी मीडिया जो अग्रेशन में बोलता है उससे खबरें नदारद हैं। तो कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा, जो भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हैं, उनके खिलाफ हाईकोर्ट ने फिर से भ्रष्टाचार के पुराने मामले खोलने के आदेश दिए हैं। अब बीजेपी के अंदर से ही उनके खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे हैं और कहा जाने लगा है कि येदियुरप्पा के साथ अगर हम अगले चुनाव में गए, यानी बीजेपी, तो पार्टी का सर्वनाश तय है, इसलिए सीएम बदलिए। दूसरी तरफ मिजोरम के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से उदारता दिखाने की अपील की है। साथ ही मिजोरम के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय यानी अमित शाह की बात मानने से साफ इनकार कर दिया है, यह कहकर कि आपकी बात मानने लायक नहीं है। पूछता है भारत, पूछ नहीं रहा। यानी अमित शाह के आदेश के आईने को मिजोरम के एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री ने चकनाचूर कर दिया है। ये दोनों खबरें आपको बताऊंगा, क्योंकि गोदी मीडिया नहीं बताएगा। तो पहली खबर दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामलों के लिए गठित एक विशेष अदालत को निर्देश दिया है कि वो जुलाई 2016 में एक सत्र न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ हटाए गए एक पुराने मामले को बहाल करे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मामला 2008 से 2012 की अवधि के बीच का है, जो अवैध तरीके से भूमि अधिसूचना वापस लेने के कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जब कर्नाटक में भाजपा पहली बार सत्ता में आई थी। इस मामले में पूर्व उद्योग मंत्री कट्टा सुब्रमण्यन नायडू का भी नाम शामिल है। हाईकोर्ट ने कहा कि सत्र अदालत ने 2016 में इस मामले को खारिज करने में गलती की थी। सुना आपने दोस्तों, मामला खारिज करने को हाईकोर्ट ने गलती करार दिया है, क्योंकि मामला है ही इतना गंभीर। दरअसल सत्र अदालत ने एक पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मामले में नामित 9 अन्य लोगों के खिलाफ के लिए पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक क्लोजर रिपोर्ट का हवाला दिया था। 2012 में येदियुरप्पा और अन्य के खिलाफ दायर भ्रष्टाचार विरोधी मामले में मूल शिकायतकर्ता रहे पाशा ने हाईकोर्ट में कहा कि सत्र अदालत ने 2016 में पुलिस द्वारा दायर एक क्लोजर रिपोर्ट का हवाला देकर मामले को गलत तरीके से खारिज कर दिया था। येदियुरप्पा और नायडू के खिलाफ लगाए गए आरोपों में कहा गया था कि उन्होंने अपने पदों का इस्तेमाल उत्तरी बेंगलुरु में 24 एकड़ से अधिक की सरकारी अधिग्रहित भूमि को निजी व्यक्तियों को देने के लिए किया, जिससे राज्य के सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। 2012 में येदियुरप्पा और अन्य के खिलाफ शिकायत में आरोप लगाया गया था कि भूमि की अधिसूचना वापस लेने में अवैध लेन देन के भी शामिल है। अवैध लेन देन दोस्तों, और बीजेपी तो दूध से धुली हुई पार्टी है। जांच के बाद लोकायुक्त पुलिस ने मामले में नामजद 9 लोगों के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दायर की थी, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटाए जा सके और येदियुरप्पा और नायडू के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस की चार्जशीट के बावजूद सेशन कोर्ट ने मामले में 9 अन्य लोगों के खिलाफ दायर क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले को ही छोड़ दिया। बता दें कि पिछले कार्यकाल के दौरान के लंबित पड़े मामलों में दिसंबर 2020 से अब तक येदियुरप्पा को लगा ये चौथा झटका है। वहीं दिसंबर में ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत मंत्रियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ 61 मामलों में मुकदमा वापस लेने का फैसला लिया गया था। आम लोगों का नहीं होता है। इससे मौजूदा सांसदों और विधायकों के भी मामले शामिल हैं। कर्नाटक सरकार ने राज्य के मंत्री बसवराव बम्बई के नेतृत्व वाली एक उप समिति के सुझाव पर 31 अगस्त 2020 को सत्ताधारी भाजपा के सांसदों और विधायकों पर दर्ज 61 मामलों को वापस लेने का फैसला किया था। अब इधर भ्रष्टाचार के मामले पर कांग्रेस ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर यह मांग की कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटा दे। सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि न्यायिक फैसलों से सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं। बीजेपी चुप क्यों है? पीएम मोदी जी चुप क्यों हैं? नड्डा जी कहां गए? सीएम येदियुरप्पा को हटाया क्यों नहीं जा रहा है? मीडिया इस स्टोरी को उठाने में डर क्यों रही है? नहीं उठा रही, हम उठा रहे हैं। सच सबसे आगे। सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में उस न्यूज को भी पोस्ट किया जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने 17 मार्च को मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ 8 साल पुराने भ्रष्टाचार मामले को दोबारा शुरू करने की इजाजत दी थी। येदियुरप्पा पर तब से दबाव है जब वो 2019 में कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के पतन के बाद से लौटे थे।
कुमारस्वामी ने ट्वीट करके कर्नाटक में व्याप्त भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी का ध्यान दिलाने की बात कही। अब दोस्तों बात यह है कि येदियुरप्पा को झटका सिर्फ हाईकोर्ट से नहीं लगा, पार्टी के अंदर से भी लग रहा है। येदियुरप्पा को सिर्फ हाईकोर्ट से ही कोई ऐसी तकलीफ नहीं मिल रही है, पार्टी के अंदर से भी मिल रही है, क्योंकि पार्टी के अंदर उनके खिलाफ गुस्सा उबल रहा है बीजेपी में। उत्तराखंड में सीएम फेस को बदले अभी 10 दिन ही हुए हैं। उत्तराखंड, तीरथ सिंह रावत नए नए बयान दे रहे हैं, फटी जींस और अमेरिका हमारे ऊपर 200 साल राज किया। खैर, अब कर्नाटक में भी येदियुरप्पा को हटाने की मांग तेज हो गई और इसकी मांग खुद बीजेपी के अंदर से ही उठने लगी है। बीजेपी के बागी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल, जो यत्नाल के नाम से मशहूर है, उन्होंने कह दिया है कि आगामी चुनाव से पहले बीजेपी को सीएम पद से येदियुरप्पा को हटाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में भी बदलाव होगा, सीएम बदला जाएगा। बागी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर फिर से निशाना साधते हुए रविवार को दावा किया कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद कर्नाटक के नेतृत्व में बदलाव निश्चित है। यानी एक विधायक पार्टी का ही बीजेपी का अपने मुख्यमंत्री को बदलने की बात कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी उनके यानी येदियुरप्पा के नेतृत्व में आगामी चुनाव नहीं लड़ सकती है। येदियुरप्पा पर लगातार निशाना साध रहे यत्नाल ने कहा कि मुख्यमंत्री निश्चित ही बदले जाएंगे और अगर बीजेपी उनके साथ चुनाव लड़ती है तो हार तय है। उन्होंने आगे कहा कि अगर बीजेपी को कर्नाटक में अपना अस्तित्व कायम रखना है तो येदियुरप्पा को बाहर करना जरूरी है। विधायक ने कहा कि यह बदलाव 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद होगा। यानी बीजेपी का एक विधायक बीजेपी के मुख्यमंत्री को बदलने की हटाने की मांग कर रहा है, कह रहा है वरना हार तय है। बसनगौड़ा पाटिल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मेरे करप्शन और वंशवाद की राजनीति के खिलाफ मैंने हमेशा आवाज उठाई है। मैं उन लोगों का महिमा मंडन कैसे कर सकता हूं जो वंशवाद की राजनीति करते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जैसे येदियुरप्पा। बसनगौड़ा ने इसके बाद एक बड़ा धमाका किया। विधायक ने आगे कहा कि येदियुरप्पा को दक्षिण भारत का आखिरी बीजेपी सीएम नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में अगले 10-20 साल के लिए बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। इस दौरान पाटिल ने यह भी दावा किया कि बीजेपी हाईकमान 3 मुख्यमंत्रियों को बदलने वाली है। 3 मुख्यमंत्रियों को दोस्तों। उन्होंने कहा कि इस पर काफी वक्त से चर्चा चल रही है। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा और कर्नाटक की अगली बारी। उत्तराखंड में हो गया खेल, अब हरियाणा और कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीजेपी के जाने वाले हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तरह तरह के इल्जाम हैं। और वैसे दक्षिण में तो एक ही बीजेपी राज्य है, कर्नाटक, येदियुरप्पा उसके मुख्यमंत्री। दोस्तों बात करते हैं दूसरी खबर की, जिसमें दिल्ली में मोदी और शाह की जोड़ी को उन्हीं के एक विधायक के समर्थन वाली मिजोरम की सरकार चला रहे मुख्यमंत्री ने करारा जवाब दिया है। हालांकि इस मुख्यमंत्री के 28 विधायक हैं, बीजेपी का एक ही विधायक है उस राज्य में, लेकिन फिर भी उस मुख्यमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री से उदारता दिखाने की अपील की है, नसीहत दी है। यह वो तमाचा है जिसकी गूंज को गोदी मीडिया गूंजने नहीं देना चाहता, मगर अपना तो सच दिखाने की आदत से मन मजबूर है, दिखा रहे हैं। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद हालात काफी खराब हैं। अब तक म्यांमार में 150 से ज्यादा लोगों की हत्या म्यांमार सेना कर चुकी है, जैसे वो रोहिंग्या को पहले मारती थी। स्थिति यह है कि म्यांमार से लोग पलायन कर भारत आ रहे हैं, जैसे रोहिंग्या आते थे। लेकिन भारत सरकार ने म्यांमार से शरणार्थियों के भारत आने पर रोक लगा दी है, जैसे रोहिंग्या की लगा दी थी। ऐसे में म्यांमार की शरणार्थियों को भारत आने देने की अपील की गई है। इसके साथ ही मिजोरम सरकार ने म्यांमार से आए शरणार्थियों को वापस भेजने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्हें वापस भेजने से इनकार कर दिया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने इनकार कर दिया है मोदी की बात मानने से। जोरामथंगा मिजोरम के सीएम, उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि म्यांमार की हालत खराब है। भारत सरकार को हस्तक्षेप करते हुए राजनीतिक शरणार्थियों और दूसरे शरणार्थियों को भारत में शरण देना चाहिए। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि म्यांमार में लोग तबाही का मंजर देख रहे हैं, उनके साथ बर्बर व्यवहार हो रहा है और उसे हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। लिहाजा म्यांमार से भारत भागकर आने वाले शरणार्थियों के लिए भारत का दरवाजा खोल देना चाहिए। म्यांमार के कई नेता भी भारत में भागकर शरण लेना चाहते हैं और उनकी भी मदद की जानी चाहिए। उनकी मदद की मांग मिजोरम सरकार ने की है। मिजोरम में एनडीए की सरकार है और मिजो नेशनल फ्रंट ने एनडीए को मुद्दों के आधार पर समर्थन आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें म्यांमार के शरणार्थियों को मिजोरम में आने देने की मांग भी रखी गई है। यहां तक कि मिजोरम सरकार म्यांमार शरणार्थियों की मदद के लिए एक पॉलिसी तक बनाने की तरफ सोच रही है। हालांकि भारत सरकार ने तमाम राज्यों से सरहद पर सख्ती बरतने को कहा है और अवैध तरीके से भारत आने वाले लोगों को रोकने के लिए कहा है। म्यांमार सीएम जो है उन्होंने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि मिजोरम के
जिन समुदाय के लोग म्यांमार भारत के सरहदी इलाकों में रहते हैं, जो मूल रूप से मिजो समुदाय के लोग हैं, जिनसे मिजोरम के स्थानीय लोग पारंपरिक तौर पर सालों से संबंध रखते हैं। भारत की आज़ादी से पहले से ही ये साथ चला आ रहा है, जो छोड़ा नहीं जा सकता। लिहाजा म्यांमार को भारत इस अवस्था में नहीं छोड़ सकता है। भारत म्यांमार के लाए गए इस अमानवीय हालात पर अपनी आंख नहीं बंद कर सकता है और म्यांमार के लोगों की मदद से अपने हाथ पीछे नहीं खींच सकता है। आप किस तरीके से इंसानियत की बात करते हैं अगर लोगों को छोड़ दें खराब हालात में। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने म्यांमार से भारत भागकर आए शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेजने पर कड़ी आपत्ति जताई है भारत सरकार से। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा कि भारतीय गृह मंत्री ने एडवाइजरी जारी करते हुए म्यांमार से भारत भागकर आए शरणार्थियों को वापस भेजने को कहा है, जो पूरी तरह से अस्वीकार है। हम नहीं मान सकते अमित शाह की बात को। यानी उन्होंने अमित शाह के और उनके मंत्रालय के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया है। सो सैड। मिजोरम के सीएम ने कहा कि मैं मानता हूं भारत सरकार की विदेश नीति है जिसकी वजह से ऐसा किया गया है और भारत को सावधानी से कदम बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन हम इस मानवीय संकट को दरकिनार नहीं कर सकते। एक सीएम, एक छोटे से राज्य का सीएम एक बड़ी सरकार के अहम से टकरा रहा है और अहम चकनाचूर होगा या सीएम कायम रह जाएंगे, ये समय बताएगा। दो खबरें, बीजेपी को झटका मिल रहा है, जबरदस्त झटका। एक मुख्यमंत्री जाने वाला है क्योंकि हो सकता है जो उस पर भ्रष्टाचार के पुराने मामले खुले हैं वो सही साबित हो जाए, पार्टी के अंदर से बगावत हो रही है। दूसरा एक सीएम है जो बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहा है और वो केंद्र सरकार को आईना दिखा रहा है कि शरणार्थी संकट पर आप आंख मूंद नहीं सकते। तो दोहरा तमाचा लगा है, एक नीति को, एक अहम को और जिस तरीके से सरकारें चल रही हैं उसको। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।